हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का तेज सिविल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है गणेश जांगिड़। इस सेशन में हम 19 जुलाई की 5 इंपॉर्टेंट न्यूज़ और उससे रिलेटेड 5 एमसीक्यूज को देखेंगे। इस सेशन की पीडीएफ आपको तेज सिविल के एप्लीकेशन पर और इसके अलावा तेज सिविल का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर अवेलेबल मिल जाएगी। इसके अलावा तेज सिविल की टीम द्वारा जून 2025 की जो करंट अफेयर की मैगजीन है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल करवा दी गई है, जो कि आरपीएससी के बदलते हुए ट्रेंड के हिसाब से तैयार की गई। चलिए आज के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक अच्छे से कोटेशन को देखते हैं। कोटेशन कहता है, ड्रीम डजंट बिकम रियलिटी थ्रू मैजिक। कोई सपना जादू से हकीकत नहीं बनता। इट टेक्स स्वेट, डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क। इसके लिए पसीना बहाना पड़ता है, दृढ़ संकल्प करना पड़ता है और कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आपके कड़ी मेहनत करने का समय आ चुका है, पसीना बहाने का समय आ चुका है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पीएसआई की नई वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दी गई है और कुछ ही समय में इसका एग्जाम भी हो जाएगा। इसके अलावा आरएस की नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी जल्द ही अक्टूबर या नवंबर में लाने का पूरे के पूरे संभावना है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले अपन 18 जुलाई की जो 5 इंपॉर्टेंट न्यूज अपन ने देखी थी उन सबको वापस रिवाइज करते हैं। सबसे पहली न्यूज अपन ने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने धन धान्य कृषि योजना को शुरू किया। किसने किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ये किससे इंस्पायर्ड थी अपन ने देखा था? ये नीति आयोग की जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम, उससे इंस्पायर्ड थी। और इसके अंतर्गत पीएम धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत 100 जिलों को चुना जाएगा और उनमें कृषि के क्षेत्र में विकास किया जाएगा। इस योजना की अवधि के बारे में बात करें तो इसकी अवधि है टोटल 6 साल, 6 इयर्स, जो 2025-26 से शुरू की जाएगी। और इसके बजट की बात करें तो इसका बजट है प्रति वर्ष 24,000 करोड़, 24,000 करोड़ पर ईयर। जिलों को किन आधार पर चुना जाएगा तो ये अपन ने देखा था, वैसे जिले जिनमें कृषि के संबंध में कम उत्पादकता होती है, कम फसल तीव्रता यानी कि लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी हो, या कम ऋण वितरण हो, उन सारे जिलों को जो है चुना जाएगा। फिर अपन ने नेक्स्ट न्यूज देखी थी कि अवेंडस वेल्थ हुरुन इंडिया अंडर 30 सूची जारी की गई। किसके द्वारा जारी की गई? तो अवेंडस वेल्थ मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और हुरुन इंडिया द्वारा। और ये पहली ऐसी सूची थी जिसमें इंडियन एंटरप्रेन्योर्स जो है, भारतीय जो उद्यमी है जो 30 साल से कम उम्र के हैं, उनको शामिल किया गया। टोटल कितने एंटरप्रेन्योर्स को शामिल किया गया था? तो 79। और इसको जो टॉप किया था वो जेप्टो के जो को फाउंडर्स है, केवल्य वोहरा और आदित्य पालीचा। केवल्य वोहरा और आदित्य पालीचा ने, जो कि जेप्टो के को फाउंडर है, उन्होंने इस सूची को टॉप किया। नेक्स्ट न्यूज अपन ने देखी कि डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी को 6 स्वदेशी डिजाइन किए गए रणनीतिक उत्पाद सौंपे। कहां पर हुआ था इसका आयोजन? तो अपन ने देखा था इसका आयोजन डिफेंस लेबोरेटरी या रक्षा प्रयोगशाला, कहां पर है? जो जोधपुर में है, वहां पर इसका आयोजन हुआ था इस कार्यक्रम का। और इस दौरान जो डीआरडीओ ने है भारतीय नौसेना को ये 6 स्वदेशी रूप से जो निर्मित प्रोडक्ट्स है वो सौंपे थे। किस काम के लिए थे ये प्रोडक्ट्स? तो हमने देखा था कि ये प्रोडक्ट्स जो है पर्यावरण सर्वेलेंस यानी कि निगरानी के लिए ये प्रोडक्ट्स बनाए गए थे। इसके अलावा अपन ने एक और न्यूज देखी थी कि डीआरडीओ ने और एम्स बीबीनगर ने मिलकर भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित उन्नत कार्बन फाइबर फुट प्रोस्थेसिस यानी कि जो कृत्रिम रूप से निर्मित पैर का निर्माण किया, जिसे प्रोस्थेसिस कहते हैं। किसके द्वारा? तो डीआरडीओ और एम्स बीबीनगर द्वारा। इसके बाद अपन ने नेक्स्ट न्यूज देखी थी कि चीन ने बनाए विश्व का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रक साइबोर्ग बी। नाम आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछे कि साइबोर्ग बी क्या है, तो ये क्या है? मस्तिष्क नियंत्रक। और किसके द्वारा बनाया गया? ये बनाया गया चीन द्वारा। फिर नेक्स्ट अपन ने न्यूज देखी थी कि डॉक्टर धीरज सिंह को 2025 राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर धीरज सिंह। और इनके बारे में अपन ने देखा था कि ये काजरी यानी कि सेंटर
सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है, उसके प्रधान वैज्ञानिक है। ठीक है, इनको क्या मिला 2025 का नेशनल एग्रीकल्चर साइंटिस्ट अवार्ड 2025 किसके द्वारा दिया गया? तो इनको दिया गया केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा। किस अवसर पर दिया गया? तो हमने देखा था इनको दिया था जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, उनके इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के 97th फाउंडेशन डे पर। तो ये थी 5 न्यूज 18 जुलाई की, यानी कि पिछले सेशन की। इसको अपन ने रिवाइज कर लिया है। अब अपन देखते हैं 19 जुलाई की पहली न्यूज। पहला क्वेश्चन है, भारत से कौन सा नया स्थल 2025 के 47वें विश्व धरोहर समिति सत्र के दौरान भारत का 44वां 44th विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? ठीक है, 44th हेरिटेज साइट फ्रॉम इंडिया, वो आपको बतानी है। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स, काकातिया रुद्रेश्वर मंदिर, मराठा सैन्य परिदृश्य या दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे? इसका आंसर है मराठा सैन्य परिदृश्य, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। अब अगर हम भीमबेटका रॉक शेल्टर्स के बारे में बात करें तो ये कहां पर है? भीमबेटका रॉक शेल्टर्स मध्य प्रदेश में। क्या ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, लिस्ट में शामिल है? बिल्कुल शामिल है। और कब किया गया था? 2003 में। ककातिया रुद्रेश्वर मंदिर की बात करें, ककातिया रुद्रेश्वर मंदिर, तो ये कहां पर है? ये है तेलंगाना में, और इसको शामिल किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 2021 में। और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की बात करें तो ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है, ये वेस्ट बंगाल में है, और इसको शामिल किया गया था 1999 में। अब देखते हैं न्यूज को। ये आप देख सकते हो कि 47वें सत्र यूनेस्को का जो विश्व धरोहर समिति है कहां पर हुआ? तो पेरिस फ्रांस, जहां पर यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। इस जो सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर निकोले नेनोव, जो बुल्गारिया से। अगर अपन देखें कि सत्र के दौरान कौन से नए साइट्स को जोड़ा गया, तो 26 नए स्थलों को जोड़ा गया, जिसमें से 21 कल्चरल थे यानी कि सांस्कृतिक, 4 प्राकृतिक यानी कि नेचुरल, और 1 मिश्रित। इसके अलावा 2 स्थलों का विस्तार किया गया। अगर कुल विश्व धरोहर स्थल की बात करूं तो 170 देशों में 1248 देश है। अगले सत्र की बात करें कि 48th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का कहां होगा? तो बुसान में होगा, दक्षिण कोरिया के बुसान में। अब बात करते हैं कि भारत का कौन सा स्थल जो है, साइट जो है इस सूची में शामिल हुआ। तो हमने देखा मराठा सैन्य परिदृश्य, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, इसको भारत का 44वां विश्व धरोहर स्थल के रूप में जोड़ा गया। तो इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना। क्या है ये एक सांस्कृतिक धरोहर स्थल है। अगर मराठा सैन्य परिदृश्य के बारे में बात करें, इसके अंतर्गत 12 ऐतिहासिक किले आते हैं, जिसमें से 11 महाराष्ट्र में है। आपको नाम ध्यान होना चाहिए। आप हो सकता है आपके एग्जाम में सीधा मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन दे दे, जिसमें से एक आधा नाम वो इनमें से कोई किला दे दे। देखते हैं कौन से 11 किले हैं। सालहेर, शिवनेरी, लोहागढ़, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, पन्हाला, विजयदुर्ग, खांदेरी, सुवर्णदुर्ग और सिंधुदुर्ग। ये सारे जो 11 दुर्ग है या फोर्ट्स है, ये कहां पर है? महाराष्ट्र में है। इसके अलावा एक दुर्ग जो तमिलनाडु में है, गिंगी दुर्ग, ये भी मराठा सैन्य परिदृश्य के अंदर है। तो टोटल ये जो 12 किले हैं, जिसे मराठा सैन्य परिदृश्य कहा जाता है, इसको जो भारत का 44वां विश्व धरोहर स्थल के रूप में जोड़ा गया है। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज को। अगला प्रश्न है कि 14 से 15 जुलाई 2025 को विशाखापत्तनम में आयोजित बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव के दूसरे संस्करण की थीम क्या थी? व्हाट वाज द थीम ऑफ द सेकंड एडिशन ऑफ बिम्स्टेक पोर्ट कॉन्क्लेव हेल्ड इन विशाखापट्टनम? महासागर का दोहन, नवाचार और व्यापार, हार्नेसिंग द ओशियन, इनोवेशन एंड ट्रेड, भविष्य की दिशा, नीली अर्थव्यवस्था, नवाचार और सतत साझेदारियां, नेविगेटिंग द फ्यूचर, ब्लू इकोनॉमी, इनोवेशन एंड सस्टेनेबल पार्टनरशिप, सतत बंदरगाह, ब्लू साझेदारी का निर्माण, सस्टेनेबल पोर्ट्स, बिल्डिंग ब्लू पार्टनरशिप, ब्लू ग्रोथ और क्षेत्रीय संपत्ता, ब्लू ग्रोथ एंड रीजनल कनेक्टिविटी। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है
भविष्य की दिशा, नीली अर्थव्यवस्था, नवाचार और सतत साझेदारियां। नेविगेटिंग द फ्यूचर, ब्लू इकोनॉमी, इनोवेशन एंड सस्टेनेबल पार्टनरशिप। अब देखते हैं न्यूज को। ये आप देख सकते हो कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो बिम्स्टेक का पूरा नाम है, इसकी जो पोर्ट्स कॉन्क्लेव यानी कि बंदरगाह के लिए जो कॉन्क्लेव, उसका दूसरा संस्करण 14 से 15 जुलाई 2025 को विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया। इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, जो कि पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय को संभालते हैं। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? इसका आयोजन विशाखापट्टनम पोर्ट प्राधिकरण द्वारा, विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी द्वारा। और इसकी थीम की बात करें कि क्या थीम थी, तो इसकी थीम थी भविष्य की दिशा, नीली अर्थव्यवस्था, नवाचार और सतत साझेदारियां। नेविगेटिंग द फ्यूचर, ब्लू इकोनॉमी, इनोवेशन एंड सस्टेनेबल पार्टनरशिप। अब बात करते हैं बिम्स्टेक के बारे में कि बिम्स्टेक में टोटल कितने देश हैं? तो टोटल 7 देश शामिल हैं। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। अगर मैं आपसे पूछूं कि बिम्स्टेक का गठन कब हुआ था? बिम्स्टेक का गठन हुआ था 1997 में, एक बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है ढाका में, ढाका, बांग्लादेश। इसके अलावा बिम्स्टेक का रिसेंटली एक छठा समिट हुआ था, 6th समिट। वो कहां पर हुआ था? वो हुआ था थाईलैंड में। बिम्स्टेक का जो छठा समिट हुआ था वो थाईलैंड में हुआ था और उसकी जो थीम थी वो थी बिम्स्टेक प्रॉस्परस, रेजिलिएंट एंड ओपन। पहले बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव की बात करूं तो इसका आयोजन नवंबर 2019 में हुआ था विशाखापट्टनम में, और ये जो था ये था सेकंड संस्करण। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट कुइपर, जिसका उद्देश्य सैटेलाइट के समूह का उपयोग करके वैश्विक ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रदान करना है, किस कंपनी का मिशन है? प्रोजेक्ट क्यूपर इज मिशन ऑफ विच कंपनी? स्पेसएक्स, Amazon.com इन, OneWeb या ब्लू ओरिजिन? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है Amazon.com इन। अगर स्पेसएक्स के मैं ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले मिशन की बात करूं तो क्या नाम है उसका? उसका नाम है स्टारलिंक, स्टारलिंक। और वनवेब द्वारा भी एक मिशन चलाया जा रहा है सेम ही उद्देश्य के साथ, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, उसको बोलते हैं वनवेब मिशन। इसके अलावा रिसेंटली अपन ने एक और मिशन के बारे में देखा था जो भारत द्वारा चलाया जाएगा। भारत की एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट स्पेस कंपनी, जिसका नाम था अनंत टेक्नोलॉजी। इसके द्वारा भारत की पहली स्पेस टेक कंपनी है जिसके द्वारा जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए मिशन चलाया जाएगा। अब देखते हैं अपने न्यूज को। स्पेसएक्स, जिसका नेतृत्व एलन मस्क कर रहे हैं, इन्होंने 24 क्यूपर ब्रॉडबैंड इंटरनेट सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। किस मिशन के अंडर? तो इसको KF-01 क्यूपर फॉल्कन मिशन के तहत फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया। अगर मैं लोकेशन की बात करूं कहां पर इसको लॉन्च किया गया था, इसको कैप कैनावरेल स्पेस फोर्स स्टेशन, जो कि फ्लोरिडा, यूएसए में है। ये स्पेसएक्स और अमेजन का एक दुर्लभ सहयोग था, मतलब इनके कोऑपरेशन था जो बहुत ही रेयर होता है। अब अगर हम प्रोजेक्ट कुइपर की बात करें तो प्रोजेक्ट कुइपर की शुरुआत अमेजन द्वारा की गई थी 2019 में, और इसके द्वारा 3200 से भी अधिक लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स का समूह भेजा जाएगा, जिसके माध्यम से वैश्विक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है कि QS द्वारा जारी QS बेस्ट स्टूडेंट सिटी 2026 रैंकिंग के अनुसार कौन सा शहर पहली बार 100 के कुल स्कोर के साथ वैश्विक सूची में शीर्ष पर रहा? अकॉर्डिंग टू QS बेस्ट स्टूडेंट सिटी 2026 रैंकिंग रिलीज बाय QS, which city topped the global list for first time with an overall score of 100? टोक्यो, लंदन, सियोल या म्यूनिक?
क्या है आंसर इसका? इसका आंसर है सियोल, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। ये न्यूज आप देख सकते हो कि क्यूएस द्वारा, जो कि एक वैश्विक उच्च शिक्षा विश्लेषण फर्म है, ग्लोबल हायर एजुकेशन एनालिटिक्स फर्म है, इसने क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी 2026 रैंकिंग को जारी किया और इसके आधार पर जो टॉप सिटी थी वो है सियोल, जो कि साउथ कोरिया की है। सेकंड पर टोक्यो रही, थर्ड पर लंदन, फोर्थ पर म्यूनिक और मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया की। अगर भारतीय शहर की बात करें रैंकिंग में तो मुंबई रहा 98th पोजीशन पर, न्यू दिल्ली रहा 104 104th पोजीशन पर, बेंगलोर रहा 108वें पोजीशन पर और चेन्नई रहा 138वें स्थान पर। अगर इसमें रिपोर्ट के ओवरव्यू और उद्देश्य की बात करूं तो 2026 क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट जो सिटी रिपोर्ट है ये 160 शहरों का मूल्यांकन करती है। किस आधार पर? तो जो स्टूडेंट का एक्सपीरियंस रहा, स्टूडेंट का जो एक्सपीरियंस रहा समग्र गुणवत्ता और का आकलन करने के लिए। इस रिपोर्ट को टोटल 6 प्रमुख सूचकांक यानी कि इंडिकेटर्स के आधार पर तैयार किया गया। कौन से? यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, छात्र विविधता यानी स्टूडेंट मिक्स, डिजायरेबिलिटी वांछनीयता, एम्प्लॉयर एक्टिविटी, अफोर्डेबिलिटी और स्टूडेंट व्यू। इन 6 प्रमुख सूचकांक यानी कि इंडिकेटर्स के आधार पर इस सूची को तैयार किया गया और सूची को टॉप किया साउथ कोरिया के सियोल ने और मुंबई रहा 98 पोजीशन पर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है कि दूसरे संस्करण के पुरस्कारों में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहल में उत्कृष्टता के लिए कांस्य पदक से किस राज्य को सम्मानित किया गया? Which state was honored with the bronze medal for excellence in one district one product initiative at the second edition of the awards? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है राजस्थान। ये आप देख सकते हो कि राजस्थान को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहल में उत्कृष्टता के लिए कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। कौन थे इस पुरस्कार के आयोजक? तो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंदर है, वो इसके आयोजक थे। कहां पर किया गया इसका आयोजन? तो भारत मंडप न्यू दिल्ली में। इस दौरान पीयूष गोयल जो कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री है वो भी उपस्थित थे। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड्स का सेकंड संस्करण था, सेकंड एडिशन था और इसके अंतर्गत टोटल 34 विजेताओं को 3 श्रेणी में सम्मान दिया गया। जिले के आधार पर, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को और इसके अलावा विदेशों में भारतीय मिशन जो है, जो वर्चुअल भागीदारी के माध्यम से चलाए जा रहे थे, टोटल इन 3 श्रेणियों में इन पुरस्कारों को बांटा गया। अगर अपन बात करें कि शीर्ष प्रदर्शन किसने किया, सबसे टॉप पर कौन रहा, तो आंध्र प्रदेश रहा जिसके द्वारा टोटल 10 पुरस्कार जीते गए। अब बात करते हैं कि विदेशों में भारतीय मिशन पुरस्कार विजेता कौन कौन रहे। तो गोल्ड मिला हाई कमीशन ऑफ इंडिया सिंगापुर को, सिल्वर मेडल यानी कि रजत मिला कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया न्यूयॉर्क को और कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज मेडल मिला कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया वैंकूवर को। अब अगर हम कैटेगरी ए स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की बात करें तो गोल्ड मेडल मिला आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और यूपी को। कौन सा मेडल? गोल्ड। रजत यानी कि सिल्वर मेडल मिला मध्य प्रदेश को और कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज मेडल मिला गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल को। सेकंड कैटेगरी थी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी बी, कैटेगरी बी। ये पॉपुलेशन के आधार पर इनको 2 श्रेणियों में बांटा गया था। जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा थी वो कैटेगरी ए में, जो कम पॉपुलेशन वाले थे उनको कैटेगरी बी में रखा गया। कैटेगरी बी के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो स्वर्ण यानी कि गोल्ड मिला जम्मू एंड कश्मीर को, रजत यानी कि सिल्वर मिला सिक्किम को और कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज मिला मेघालय और लद्दाख को। तो ये थी आज की 5 इंपॉर्टेंट न्यूज और उससे रिलेटेड 5 एमसीक्यूज। आशा करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आ रहे होंगे। अगर